हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जो कि हमारा ओडिशा सीएचएससी का +2 सेकेंड ईयर का पेपर है। ऑलरेडी हम पिछले क्लास के अंदर यूनिट नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का क्या फीचर्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज के वीडियो के अंदर हम स्टाफिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, राइट। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पे यूनिट 2, 3 एंड 4 का जो वीडियोस है, नोट्स है, वो अवेलेबल होगा। यूनिट 1 का जो वीडियो है वो यूट्यूब के अंदर अपलोड होगा, बट जो यूनिट 2, 3 और 4 है उसका वीडियो तुमको ऐप पे मिलेगा। और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर से ऐप को डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो अपने आप को, राइट। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़े थे। स्टाफिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को लाना जो कि काम करेंगे, राइट। स्टाफिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टाफ। स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज, राइट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ता है काम को करने के लिए। तो ये काम करने के लिए जो एम्प्लॉयज का जरूरत है, इनको काम पर रखना, काम सिखाना, इनसे काम क्या काम करना इनको बताना, काम कर रहे हैं कि नहीं देखना, ये सब कुछ आता है अंडर द टॉपिक ऑफ स्टाफिंग। क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या प्रोसेस है स्टाफिंग का। प्रोसेस का मतलब हमेशा द वर्ड प्रोसेस मीन स्टेप्स, और जब भी कोई चीज का स्टेप होगा या प्रोसेस होगा वो हमेशा सीरियल ऑर्डर पे रहेगा, राइट। तो हम पॉइंट्स को इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोसेस या स्टेप्स जो होता है एक सीक्वेंस में होता है, और उसको उसी सीक्वेंस में जो है एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। देखना, द पर्पज ऑफ स्टाफिंग इज टू एम्प्लॉय मोस्ट सुइटेबल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज लाना, सुइटेबल एम्प्लॉयज लाना एज पर द requirement of the organization. Staffing process also determines the function to be undertaken by it. उन लोग क्या काम करेंगे, कौन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा और क्या काम करेगा, ये देखना आता है अंडर द टॉपिक ऑफ स्टाफिंग। देखना, तो क्या क्या स्टेप्स होगा। सबसे पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहला काम है एस्टिमेट करना कितने एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा, राइट। तो एम्प्लॉयज को काम में रखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे अभी एग्जिस्टिंग हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम है, कितने एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा। तो उससे हमको समझ में आएगा कि और नए कितने एम्प्लॉयज रखना है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं अपना वर्कलोड एनालिसिस किया, अपना ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस किया, कितने एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा, राइट। एग्जैक्ट से पता चला 100 एम्प्लॉयज का जरूरत है। अब मैं देखा एग्जिस्टिंग मेरे पास कितने हैं, तो आई हैव ऑलरेडी 70 एम्प्लॉयज, 70 एम्प्लॉयज हैं हमारे पास। तो अभी नए और कितने रखना पड़ेगा, 30 और नए एम्प्लॉयज को मुझे रखना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम है एस्टिमेट करना कि और कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है। क्लियर। देखना, द फर्स्ट थिंग इन स्टाफिंग प्रोसेस इज टू एस्टिमेट द मैन पावर नीड। एस्टिमेट करना पड़ेगा कितने मैन पावर का जरूरत है। An effort is made to assess manpower needs in advance, keeping in view हमको क्या प्रोडक्शन करना है आगे चल के, फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाला है, मार्केट में कितना प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमको कितने एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा। क्लियर। द मैन पावर प्लान इज सब्जेक्ट टू रिविजन। टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहता है। मैन पावर का प्लानिंग में टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है, क्योंकि अगर सोच लो डिमांड ज्यादा हुआ या प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ा या प्रोडक्शन को कम करना पड़ा, इन सब रीजन के वजह से मैन पावर का नीड जो है वो चेंज होता रहता है, राइट। मैन पावर प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान एंड रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉड थिंकिंग ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैन पावर प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन पावर प्लानिंग दिखाता है कि हमको और कितने एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ने वाला है।
क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं होगा कितने एम्प्लॉयज का जरूरत पड़ेगा तो हम फिर काम पे कैसे रखेंगे लोगों को, हमको पता ही नहीं है कितने एम्प्लॉयज चाहिए, तो हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक से मैनेज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कितने एम्प्लॉयज को काम पर रखना है, कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयज को काम पर रखना है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि हमको खुद को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है। क्लियर है? अब ये एनालाइज करते समय, मैन पावर एस्टिमेशन करते समय तीन चीज देखना पड़ता है। पहला वर्कलोड एनालिसिस, सेकेंड है वर्क फोर्स एनालिसिस, और दोनों का कंपैरिजन। राइट? देखना, पहला वर्कलोड, इट मींस द असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है काम को करने के लिए, तो कितने और कैसे एम्प्लॉयज का जरूरत है। सोच लो मैं एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि मुझे कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है, 100 एम्प्लॉयज का जरूरत है। क्लियर है? वर्कफोर्स एनालिसिस, इट इज द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, अभी हमारे पास कितने हैं, लेट से अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, अभी हमारे पास 70 एम्प्लॉयज हैं। राइट? और द एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन, क्या काम ज्यादा हो रहा है या काम कम है उनके पास। राइट? तो अभी कितने एम्प्लॉयज हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर ओवरबर्डन हो रहा है, क्या उन पे काम ज्यादा हो रहा है या उतना काम नहीं रहता उनके पास, ये एनालिसिस करेंगे। राइट? अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, हम देखें कि हमको 100 एम्प्लॉयज का जरूरत है, फिर हम देखें हमारे पास अभी 70 एम्प्लॉयज है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि और 30 एम्प्लॉयज को काम पर रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो वर्क फोर्स एनालिसिस से पता चलता है अभी कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, वर्क लोड एनालिसिस से पता चलता है कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है। क्लियर? दोनों को कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि और नए कितने एम्प्लॉयज को हमको काम पर रखना पड़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, कंपैरिजन, द मैनेजर विल असेस वेदर मोर पर्सन्स आर नीडेड, क्या ज्यादा लोगों का जरूरत है और कितने लोगों का जरूरत है, टू टेक अप द एक्सेस वर्क अवेलेबल। सिमिलरली इफ देयर इज लेस वर्क, अगर काम कम है तो हम ये सोच सकते हैं कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए या हटा दिया जाए। राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि 50 एम्प्लॉयज का जरूरत है, फिर हम देखें एग्जिस्टिंग में 70 एम्प्लॉयज हैं, तो ज्यादा है ये, तो हम क्या करेंगे, 20 एम्प्लॉयज को रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है एस्टिमेट करना कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है, कितने एम्प्लॉयज हैं हमारे पास, और इन दोनों का कंपैरिजन करके देखना कि और नए कितने एम्प्लॉयज को काम पर रखना है या फिर एग्जिस्टिंग में से कितनों को कोई और जगह ट्रांसफर या रिमूव करना है। क्लियर है? तो ये हो गया पहला स्टेप, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट डालना। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो एडवर्टाइजमेंट डालना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना लोगों के पास कि ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, आओ ऑर्गेनाइजेशन में अपने जॉब के लिए अप्लाई करो। राइट? बहुत लोग ये सोचते हैं रिक्रूटमेंट का मतलब होता है काम पर रखना, नहीं, काम पर रखना इज सिलेक्शन। ठीक है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को बताना कि ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट करना कि देयर इज वैकेंसी, और लोगों को बोलना कि ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो जॉब के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। क्लियर है? देखना, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड परसुएडिंग, मतलब कन्विंसिंग देम टू अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों को खोजना और उनको मोटिवेट करना, उनको कन्विंस करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। राइट? बिफोर स्टार्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द पोजीशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड आर डिटरमाइंड। रिक्रूटमेंट में बी बोथ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं, या फिर बाहर से एम्प्लॉय ला सकते हैं जिसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोलेंगे। क्लियर है?
इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना एम्प्लॉइज को, दैट इज इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर से एम्प्लॉइज को लेकर आना। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स सच एज रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हमारा क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी रहेगा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट होगा, कितने एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हम एम्प्लॉयज को यूज करेंगे, क्या तरीका होगा रिक्रूटमेंट करने का, ये सब हमको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। जनरली रिक्रूटमेंट जो है न्यूज़पेपर या वेबसाइट्स के थ्रू किया जाता है, जहां पर हम एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, जिसको भी जॉब चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। क्लियर है ये। अब जब हम रिक्रूटमेंट कर लिए, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। अब जब बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन। यहाँ पे हम जो बहुत सारा एप्लीकेशन आया होगा उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब सिलेक्शन का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। कुछ लोग उसको इंटरव्यूज के द्वारा या फिर रिटन टेस्ट के द्वारा, इन तरीकों से सिलेक्शन किया जाता है, राइट। देखना, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सुइटेबल पर्सन्स। अब बहुत सारे लोग आए हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, बहुत सारे लोग आए हैं, सबको तो काम पर नहीं रख सकते। हमको सोच लो 2 एम्प्लॉय चाहिए, तो ये 6 में से हमको 2 को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है। इन दिस एक्सरसाइज सुटेबल पर्सन्स आर स्पॉटेड आउट ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने लोग आए हैं उनमें से हम मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट जो है उनको सिलेक्ट करते हैं। All persons who have applied may not be suitable. Moreover, the number of applicants may be much more than the position vacant. Obvious सा बात है, हो सकता है बहुत लोग अप्लाई किए हों, जैसे यहाँ पे 6 लोग अप्लाई किए हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 2 का है, हम 2 लोगों को ही काम पर रख सकते हैं, तो 6 में से हमको बेस्ट 2 जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। It becomes all the more important to scrutinize the application properly so that unsuitable persons are not called for further interview. तो एप्लीकेशन को ठीक से देखना जरूरी है, क्योंकि जो जिसका एप्लीकेशन सुइटेबल नहीं लगेगा उनको हम वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, उनको इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो हमारा क्राइटेरिया 90% आया हुआ होना चाहिए, अब कोई सोच लो 80% लाया है, तो हम तो उसको वहीं रिजेक्ट कर देंगे, उसको तो बुलाएंगे ही नहीं। अब जितने 90 लाए हैं उनको बुलाएंगे, अब उनमें से भी फिर बेस्ट को जो है सिलेक्ट करेंगे, राइट। द मैचिंग ऑफ पर्सन विद द जॉब्स में बी इन्फ्लुएंस कॉस्ट एस्पेक्ट सिंस अनसुटेबल पर्सन रिक्वायर मोर ट्रेनिंग, राइट। तो हमको बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अनसुटेबल पर्सन को सिलेक्ट करते हैं तो उनको काम सिखाने में, उनको ट्रेनिंग देने में हमारा बहुत खर्चा होगा। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे सुइटेबल लोगों को सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर हम अनसुइटेबल लोगों को सिलेक्ट किए तो उनको काम सिखाने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा। क्लियर है ये। तो ये हो गया सिलेक्शन, इसमें हम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिए आउट ऑफ मेनी एप्लीकेंट्स, हम जो बेस्ट हमको लग रहा है उनको हम काम पर रख लिए, राइट। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है नया ऑर्गेनाइजेशन के कंडीशन से फेमिलियर कराना एम्प्लॉइज को, राइट। प्लेसमेंट इज आस्किंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट टू ऑक्युपाई द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे हैव बीन सिलेक्टेड। तो उनको काम देना, जो पोजीशन के लिए उनको रखा गया उस पोजीशन में उनको काम देना इज बेसिकली प्लेसमेंट। द कैंडिडेट्स सो सिलेक्टेड आर प्लेस्ड ऑन जॉब्स। ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉइज to the environment, colleagues, rules, regulations and policies of the organization. तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि नए एम्प्लॉय को फेमिलियर कराना ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर से, एनवायरनमेंट से, रूल्स रेगुलेशन से, क्योंकि अगर वो वहाँ फेमिलियर होगा, वहाँ पे वो अपनापन महसूस करेगा, तब वो अच्छे से काम कर सकेगा, राइट। वी मस्ट मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम and know the things which are essential in performing his jobs. This exercise helps aiming in making personal adjustment so essential for performing his work. This involves becoming acquainted, वहाँ के लोगों से acquainted होना, ठीक है, अपना क्या ड्यूटी है समझना,
एज वेल एज बीइंग ओरिएंटेड टू कंपनीज पॉलिसीज एंड गोल्स, और ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज गोल्स को ठीक से समझना, राइट। आज कोई भी नया एम्प्लॉय एक नया जगह ज्वाइन करेगा तो पहला दिन वो वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। ओरिएंटेशन का पर्पस होता है उसको फील एट होम कराना, कंफर्टेबल महसूस कराना, ऑर्गेनाइजेशन के ड्यूटीज, रोल्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सबसे फेमिलियर कराना, वहाँ के पॉलिसी से फेमिलियर कराना, सो दैट एम्प्लॉय को अपनापन लगे, उसको अपने घर जैसा लगे, तभी वो वहां पे मन लगाकर काम कर सकेगा। क्लियर है? ये हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज मेंट टू इंप्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम क्यों कराते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय का जो स्किल्स है, नॉलेज है, टाइम टू टाइम वो इंप्रूव हो सके, अपडेट हो सके। आज मार्केट के अंदर हर बहुत सारा चीज का नया नया तरीका आ रहा है। देयर आर न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज। तो बहुत जरूरी है कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो अपडेटेड रहे। अगर एम्प्लॉय अपडेटेड रहेगा तभी वो अच्छे से काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम, राइट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इक्विप्स द न्यू एम्प्लॉय विथ नॉलेज, नए एम्प्लॉय को नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, ताकि वो काम को ठीक से कर सके, राइट। When a person is finally approved for entry into the concern, he is given some kind of training, right? तो हम एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। क्लियर है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज बेनिफिशियल टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो दोनों के लिए फायदा है, एम्प्लॉय भी अच्छे से काम कर पाएगा और एम्प्लॉयर का भी उससे फायदा होगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी बढ़ेगा, तो उससे एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट होगा। क्लियर है? अ वेल ट्रेन्ड वर्कर इंप्रूव्स हिज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एक अच्छा वर्कर हमेशा एफिशिएंटली काम करता है, प्रोडक्टिविटी लाता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उससे एम्प्लॉय का तो फायदा होगा ही, एम्प्लॉय का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। साथ ही साथ अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो उससे एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट होगा। क्लियर है? सुइटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड शुड बी डिवाइज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग मेथड ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे लो लेवल एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, सबको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जरूरत है, बट सबका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो तरीका है वो डिफरेंट होगा। क्लियर है? A formal training will avoid the risk of trial and error। अगर हम उसको काम अच्छे से सिखाएंगे तो उसको ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है कर करके देखना क्या चीज ठीक है, क्या चीज नहीं। अगर हम उसको ठीक से ट्रेनिंग देंगे तो उसको पहले से पता होगा क्या चीज काम करेगा, क्या चीज काम नहीं करेगा। It also minimizes the cost and wastage of resources। क्योंकि अगर एम्प्लॉय प्रॉपरली ट्रेंड होगा तो वो रिसोर्सेज को ठीक से यूज करेगा, जिससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा। कम से कम कॉस्ट पे हम जो है सामान प्रोड्यूस कर सकेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है वर्कर कैसा काम कर रहा है इवेलुएट करना, और अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो टाइम टू टाइम उसको बोनस देना, प्रमोशन देना, शाबाशी देना, रिवॉर्ड देना। दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। देखना, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ मेथड टू असेस द वर्किंग ऑफ द पर्सन। एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है देखना। इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ वेल द पर्सन इज परफॉर्मिंग, कितने अच्छे से काम कर रहा है वो, और हैज बीन एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ हिज पोजीशन। काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, जो उसको टारगेट दिया गया था वो काम वो कंप्लीट कर पा रहा है या फिर नहीं, इसको इवैल्यूएट करते रहना ऑन अ रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। नॉट ओनली द क्वालिटीज बट डेफिशिएंसीज आर आल्सो इवैल्यूएटेड। कितने अच्छे से काम कर रहा है या कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहा है, ये सब इवैल्यूएट होता रहेगा। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। क्लियर है? और अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे, प्रमोशन देंगे, उसको करियर में अपॉर्चुनिटी देंगे, उसका सैलरी बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय और ज्यादा मोटिवेटेड होगा काम करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप होता है प्रमोशन। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, पॉइंट नंबर 6 में हम इवैल्यूएशन किए, जो लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे उनको प्रमोशन और हाई सैलरी दिया जाएगा, राइट।
प्रमोशन इज द प्रोसेस विच गिव्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेटर स्टेटस, मोर एम्यूलमेंट्स मतलब पैसा, सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा। तो प्रमोशन का मतलब तो पता ही है, जैसे लो से मिडिल में लाना या मिडिल से टॉप में लाना, दिस इज प्रमोशन। द बेसिस ऑफ प्रमोशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एट हिज प्रेजेंट पोजीशन, हिज एटीट्यूड एंड आउटलुक। तो परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, उसका क्या एटीट्यूड है, क्या आउटलुक है, क्या वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार है, क्या वो सीनियर बन गया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम प्रमोशन डिसाइड करते हैं। प्रमोशनल एवेन्यूज मोटिवेट पीपल, प्रमोशन क्या करता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है टू improve their performance so that they get a chance to move higher at the ladder. Promotion also helps in retaining capable employees in the organization. और promotion help करता है अच्छे एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने में। अगर हम टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को प्रमोशन देंगे तो जो अच्छे एम्प्लॉयज होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर काम करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कंपेंसेशन। The matching of salary to the contribution of the employee is a difficult task at the staffing process. The wage and salary structure, कितना सैलरी मिलेगा, should be fair. फेयर का मतलब उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से होना चाहिए और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। एम्प्लॉयर के लिए फेयर का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर को उतना फायदा मिलना चाहिए जितना सैलरी वो दे रहा है, और एम्प्लॉय के लिए फेयर का मतलब है वो जितना काम कर रहा है, जितना उसका टैलेंट है, उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलना चाहिए। It must commensurate with the contribution of the employee. Since compensation is an important element of cost structure, management may try to keep it at a reasonable level. Obvious सा बात है, एम्प्लॉयर तो हमेशा उस सैलरी को रीजनेबल रखना चाहेगा, क्योंकि जितना कम सैलरी होगा उतना कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट। जबकि एम्प्लॉय तो हमेशा ये चाहेगा कि सैलरी ज्यादा मिले ताकि वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सके। क्लियर है? तो सैलरी हमेशा ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल है, दोनों के लिए रीजनेबल है, एम्प्लॉयर के लिए भी रीजनेबल है, एम्प्लॉयर का पेइंग कैपेसिटी के अंदर है, और एम्प्लॉय के लिए भी रीजनेबल है, एम्प्लॉय के लिए एक सही अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकता है सैलरी। तो सैलरी हमेशा दोनों के लिए फेयर होना जरूरी है। क्लियर? लास्ट आता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले जाते हैं ड्यू टू रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, डेथ एटसेट्रा। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेशन को कम रखने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तो ये बहुत खराब है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमको नए एम्प्लॉयज को रखना पड़ेगा, उनको काम सिखाना पड़ेगा, और जब एम्प्लॉय नया होगा, काम सिखाएंगे तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होगा, राइट। तो हाई टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाना बहुत डेंजरस है, राइट। A new employer will take time in reaching the level of performance of the old employer. नया एम्प्लॉय को टाइम लगता है काम सीखने में, और बहुत खर्चा होगा उसको काम सिखाने में, ट्रेनिंग करवाने में। इसीलिए हमेशा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना चाहिए सेपरेशन कैसे कम से कम होगा, ठीक है। एफर्ट शुड बी मेड टू कीप द सेपरेशन रेट एट अ रीजनेबल लेवल। क्लियर है? तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में ये कोशिश होना चाहिए कि जो सेपरेशन है कम से कम हो, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय खुश रहे और वो काम छोड़कर ना जाए। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्लियर? तो यहाँ पे स्टाफिंग कंप्लीट होता है, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग इज नाउ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस को, पढ़ेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय।